ये आया, खुद से आया FIR. Probably many of the colleges, अब तक का ट्रेंड ऐसा देखा गया है, they ask questions based on FIR. RBM में कम पूछे जाते हैं, बट दोनों करके ही लगता है. CA में सब है, FIM भी है, RBM भी है, और 4 मेथड. अभी RBM मेथड में जो करवा रहा हूं उसमें भी पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द सम रिमेन्स सेम, सब कुछ सेम है. ये पूरा अकाउंट, ये पूरे एंट्रीज, ये वर्किंग नोट्स, ये प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेल की नोट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, सारे नोट्स बनेंगे वैसे के वैसे, अकाउंट्स भी ऐसे दिखेंगे, एंट्रीज भी वही, सब कुछ सेम होने वाला है. क्या अलग होगा? अलग होगा तो आपके अमाउंट्स, अलग होगा तो आपके कैलकुलेशन, आपके अमाउंट्स वो चेंज होने वाला. बाकी एंट्री, जर्नल, लेजर, स्ट्रक्चर ऑफ द सम, एवरीथिंग रिमेन्स. Now let's understand the second method, that is RBM. हो गया ये वाला सब? Still writing? Who is still writing? फिर आ जाओ सेकेंड मेथड पे, RBM पे आ जाओ. ये सारे टॉपिक सेकेंड सेमेस्टर वाले आपको वापस CA में आने वाले हैं. जो लोग CA करने का प्लानिंग में स्पेशली फोकस रखना. BRS आएगा, 10 मार्क का BRS है फाउंडेशन में, 5 से 10 मार्क का डेप्रिसिएशन है CA फाउंडेशन, 10 मार्क का रेक्टिफिकेशन आता ही है. प्रेम है इंस्टीट्यूट को ये 2 चैप्टर्स के साथ, BRS एंड रेक्टिफिकेशन आता और आता ही है 10 मार्क. 15 मार्क का फाइनल अकाउंट, 10 से 15 मार्क का. ये कर लिया तो समझ लो पासिंग तो यही सिक्योर हो गई अकाउंट. पब्लिक क्या ये सब ढीला डाला क्षितिज ने, ये ने, तो ने, फेस्टिवल ने, रैप ने, उसमें कल्याण कर देता है ये चैप्टर. इसलिए हमेशा आंसू तू आ लगन पातू, हमें तो जोયું જ નથી, हमें तो कल જ નથી, ऐसा हालत. हाँ ऐसा कुछ नहीं है, जाओ मस्त में 4-5 बजे जाओ, नींद करके रात को 9-10 बजे पार्टी करके आ जाओ. सबे ऐसे 12-12 घंटा वॉलंटियर में खड़ा कर देता है, वो सब करने का जरूरत नहीं रहता. आगे लोग वो भी करते हैं. क्या करवाता है? खाली वॉलंटियर. यू शुड गो एंजॉय, सी द परफॉर्मेंसेस. कोई आ रहा है? एक्टर आ रहा है? और वो 4 शॉट चालू. किंग और दो कौन? आदित्य सिंह कौन है? और अरिजीत सिंह भी कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल. अरिजीत सिंह को बुलाएगा ना, वो 2-3 चीज का बजट खत्म हो. आदित्य सिंह बोला ना कि अरिजीत सिंह बोला? अरिजीत सिंह. और कौन है? आया नहीं उसने कुछ तो नाम चलो बाला वो अच्छा सिंगर है विशाल लंकानी, म्यूजिक भी अच्छा है. अभी इसमें इसका है ना वो पठान में. विशाल शेखर सिंधी है. हाँ दोनों सिंधी है. विशाल नहीं, शेखर मारवाड़ी है.
चलो RBM method. Now, what is the use of RBM and why do we choose RBM and for which assets do we apply it? Let's understand. Suppose, take a simple example. Okay, I have a machine whose cost is 6,000. Okay, 6,000 की मशीन है, कॉस्ट प्राइस 6,000 है, लाइफ 3 साल. सिंपल सा एग्जांपल है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के लिए ले रहा है. लाइफ इज 3 years, कॉस्ट इज 6,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप प्राइस इज 0. अब आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए टू नो द अमाउंट ऑफ डेप्री. इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर बेसिक्स के बाद कि किसी भी एसेट पे कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, वो पता करने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए. What 3 things you need to know? Number 1, cost of the asset. Number 2, life of the asset. And number 3, scrap. And then we saw that formula, cost minus scrap upon life. So you got the annual amount of debris under FIM. So if I am charging FIM on this, if I am charging FIM, fixed installment method on this, can you tell me the annual depreciation for 3 years? 2,000, which is 33.33%. Absolutely right. How come 33.33%? Is 2,000 by 6,000 into 100. Scrap is nil. So every year it is 33.33% per year. Original cost पे apply करो, आ गया. ये समझ में आया? That's how you tackle with FIM. What do you do under FIM? You charge equal amount of depreciation every year. Yes or no? Yes. हर साल आपका amount of depreciation remains constant, same. Cut to RBM. यही asset लेते हैं. कॉस्ट 6,000, लाइफ 3 साल, स्क्रैप वैल्यू 0, सब सिचुएशन सेम. अगर बिजनेस चूज करता है कि इस एसेट पर हम लोग FIM ना चार्ज करके क्या चार्ज करेंगे, RBM चार्ज करेंगे. क्या चार्ज करेंगे? RBM. तो एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर RBM अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसी दिखेगी आपको. 3,000, 2,000, 1,000. टोटल डेप्रीसिएशन वही चार्ज होगा आपका, 6,000 ही है. लाइफ पे टोटल डेप्रीसिएशन 6,000 ही है, 3 साल का टोटल 6,000 ही आएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा. FIM में ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? इक्वली था. बट RBM में ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा. दिख रहा है आपको? इनिशियल ईयर में ज्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज कर दोगे और लेटर ईयर्स में कम चार्ज कर दोगे. इनिशियल ईयर में 3, फिर 2, फिर 1, टोटल इज 6 ओनली. लेकिन इनिशियल ईयर में जानबूझ के बिजनेस इस पे ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखा देगा कुछ, और लेटर ईयर्स में कम दिखा देगा. ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? एक पता है, मैंने आपको क्वेश्चन पे छोड़ा था FIM डिस्कस करते वक्त, बोला था कि इसका आंसर मैं RBM के वक्त दूंगा. कौन से एसेट्स होते हैं जिसपे FIM मोर सुटेबल होता है, कौन से एसेट्स होते हैं जिसपे RBM मोर सुटेबल होता है? याद है ये क्वेश्चन था? क्या था उसका क्राइटेरिया भी बताया था. On which assets do you choose to apply FIM? On which assets you choose to apply RBM? करंट एसेट तो कभी लाइफ में डेप्रिशिएट नहीं होता, फिक्स्ड एसेट से. उसका क्राइटेरिया था, एक फीचर था, जो एसेट्स पे रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा लगता है ना, उसके लिए RBM सूटेबल है. और जो एसेट्स पे रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा कम लगता है ना, या नेग्लिजिबल लगता है, उसके लिए क्या सूटेबल है? FIM. ऐसा क्यों? देखिए, सपोज कोई एसेट है जैसे कि AC हो गई, गाड़ी हो गई, तो एयर कंडीशनर है, कार है, मशीन है, इनको रिपेयर मेंटेनेंस तो करवाना ही पड़ता है, सर्विसिंग तो करवाना ही पड़ता है. AC लेके आओगे, हर 3 महीने सर्विस करवानी पड़ेगी, तो क्या डेप्रिशिएट नहीं होगा? वो होगा ही. डेप्रिसिएशन तो मीटर चल ही रहा है आपका. आप सर्विस करवाओ, रिपेयर करवाओ, मेंटेनेंस रखो, फिर भी डेप्रिशिएट तो होगा ही. ऐसा मत समझना कि रिपेयर्स पे कर दिया तो डेप्रिशिएट नहीं होगा. आप गाड़ी को हर 3 साल 3 महीने रिपेयरिंग सेंटर में, सर्विसिंग सेंटर में डालोगे, रिपेयर सर्विस करवाओगे, तो भी डेप्रिशिएशन तो होने वाला है. तो जो एसेट्स पे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होता है, उनपे 2 खर्चों का मीटर चल रहा होता है. एक डेप्रिसिएशन वो तो हो ही रहा है, आप रिपेयर नहीं करवाओगे तो एसेट की लाइफ कम हो जाएगी. रिपेयर करवाने के साथ वो एसेट उतनी लाइफ चलने वाला है. समझ में आया? तो एनी एसेट ऑन विच देयर इज सम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा,
जिस एसेट पे रिपेयर मेंटेनेंस होता है ना, उसमें टोटल दो खर्चे होते हैं, एक डेप्रिसिएशन होता है और एक रिपेयर मेंटेनेंस होता है। दोनों का मीटर चालू रहता है। अब मुझे सोच के बताओ, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे का ट्रेंड कैसा हो? नया एसेट पे ज्यादा रिपेयर लगता है कि पुराना एसेट? कॉमन सेंस। So what is the trend of repair expenses or maintenance? In the initial years, your repair expenses would be Less. but in the later years, as and when the asset grows old, purana, it will demand for more repairs, more kharcha. Yes or no? Yes. So if I take into account repair and maintenance का खर्चा, let us take in this example, ये asset 3 साल चलने वाला है, इसके repair and maintenance के खर्चे कुछ ऐसा ट्रेंड शायद फॉलो करेंगे। इनिशियल ईयर में कम खर्चा और लेटर ईयर्स में ज्यादा खर्चा दिखाएंगे। जरूरी नहीं है इतना ही हो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आई एम जस्ट टेकिंग एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बट आई एम फोकसिंग ऑन द ट्रेंड। द ट्रेंड फॉर रिपेयर्स वुड बी व्हाट? लेस इन द इनिशियल ईयर्स एंड मोर इन द लेटर ईयर्स। ये लॉजिक समझा? खर्चा रिपेयर का, मेंटेनेंस का इनिशियल ईयर्स में कम होगा, लेटर ईयर्स में। अगर उस एसेट पे मैं आरबीएम अप्लाई कर दूं तो मैंने डेप्रिसिएशन का ट्रेंड कैसा रखा हुआ है? इनिशियल ईयर्स में ज्यादा और लेटर ईयर्स में कम। और रिपेयर का ट्रेंड कैसा चल रहा है? इनिशियल ईयर में कम और लेटर ईयर्स में ज्यादा। सो कैन आई से द टोटल इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट इज मोर और लेस कांस्टेंट? Total impact on my profits is more or less constant. Now, these are approximate values. There might be some fluctuations, but 80-90% तो constant effect आएगा profit पे। कैसा? 3000 का डेप्री, 1000 का रिपेयर, टोटल कितना हुआ? 4 का खर्चा दिखाओगे आप अपने अकाउंट्स में, 4000 का खर्चा दोनों मिला के, डेप्री प्लस रिपेयर। ये 2 + 2 4, ये 1 + 3 4। तो कैन आई से द टोटल इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट इज कांस्टेंट? ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि प्रॉफिट स्ट्रीमलाइन हो गए। देखो, प्रॉफिट बढ़ने भी चाहिए और घटने भी चाहिए। योर प्रॉफिट शुड इंक्रीज एंड शुड डिक्रीज, बट इट शुड हैपन बिकॉज ऑफ योर सेल्स, योर लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप अगर ज्यादा सेल्स करोगे, आपके प्रॉफिट ज्यादा होने चाहिए। आप अगर कम सेल्स करोगे, आपके प्रॉफिट कम होने चाहिए। Now, it should not happen due to this calculation of depreciation. It should happen because of your level of activity, sale purchase. अब अगर यही चीज मैं FIM में करूं, सपोज FIM में अगर मैंने कोई एसेट पे ज्यादा रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है और उस पे आरबीएम की जगह मैंने FIM अप्लाई कर दिया, सपोज करना नहीं चाहिए लेकिन कर दिया, तो लोचा क्या होगा? FIM में ट्रेंड कुछ ऐसा है, क्योंकि हर साल डेप्री सेम है। What is the trend for repairs? Sort of ascending. Initial year में कम रिपेयर है, later years में ज्यादा रिपेयर। So what is the combined impact on the profit? First year it would be 3, second year it would be 4, third year it would be 5000. Asset वही है, काम उतना ही हो रहा है, टोटल बेनिफिट्स उतने ही आए हैं, सब कंडीशन सेम है। खाली लोचा क्या हो गया? टोटल खर्चा इधर भी 12 इधर भी 12, लेकिन इधर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इधर मेरे को देख के क्या लगेगा? हाँ, पहला साल खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, बिजनेस इज डूइंग गुड। सेकेंड ईयर और खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गए एवरेज। थर्ड ईयर और खर्चा बढ़ गया, बिजनेस के प्रॉफिट्स और कम हो गए, मतलब बिजनेस इज डूइंग बैड। इज दैट द सिचुएशन कि बिजनेस इनिशियल ईयर में अच्छा कर रहा है और लेटर ईयर्स में खराब कर रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये मुझे रॉन्ग सिग्नल देगा। कब रॉन्ग सिग्नल मिलेगा? अगर आप FIM मार दोगे उन एसेट्स पे जिन एसेट्स पे रिपेयर का खर्चा ज्यादा है। रॉन्ग सिग्नल इन द सेंस प्रॉफिट फ्लक्चुएट होंगे अननेसेसरीली। तो आपको डबल चेक करना पड़ेगा अंदर जाकर घुस के कि ये प्रॉफिट क्यों चेंज हो रहा है। इज इट ड्यू टू माई चार्जिंग ऑफ एक्सपेंस और इज इट ड्यू टू माई सेल्स, माई लेवल ऑफ एक्टिविटी? यहाँ पे आपको डबल एनालिसिस लगता है। यहाँ पे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है समझ में आया? क्योंकि टोटल इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट क्या हो गया? आपका सेम हो गया। तो अब अगर आपके प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अगर आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो यू आर डैम श्योर देन कि दैट इज ड्यू टू माय सेल एंड परचेज एक्टिविटी, दैट इज नॉट ड्यू टू माय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस चार्ज करने की वजह से प्रॉफिट कम ज्यादा नहीं हुआ है, सेल परचेज की वजह से।
अंडर विच मेथड? आरबीएम। बट एफआईएम अगर वो एसेट पे डाल दोगे जिसपे रिपेयर का खर्चा ज्यादा चाहिए तो गलत सिग्नल मिलेगा। मतलब आपको और एनालाइज करना पड़ेगा। डालते भी है लोग, करते भी है चार्ट, आपका एनालिसिस थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा समझ में आ रहा है? क्योंकि एफआईएम आपका क्या करता है, एफआईएम इक्वल इंपैक्ट देता है प्रॉफिट पे, और रिपेयर का इंपैक्ट कैसा होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो टोटल इंपैक्ट आपका असेंडिंग में चला जाता है। समझ में आया? तो दैट्स व्हाई इट इज प्रेफरेबल टू चार्ज एफआईएम ऑन विच टाइप ऑफ एसेट्स, जिसपे रिपेयर मेंटेनेंस बहुत सारा हो कि नेग्लिजिबल। समझ में आया? रिपेयर अगर मेंटेनेंस नेग्लिजिबल है तो ट्रेंड कैसा हो जाएगा? अभी प्रॉफिट चेंज हुआ तो पक्का पता है कि सेल्स परचेज की वजह से हुआ, लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से हुआ। तो एनालिसिस बिकम्स इजियर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू एफआईएम इज मोर सुटेबल फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जो घड़ी घड़ी रिपेयर्स मांगते नहीं है। जबकि मशीन हुआ, आपका एयर कंडीशनर हो गया, शिप्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, इन पे क्या अप्लाई करना बेटर है? आरबीएम। काहे ऐसा? क्योंकि आरबीएम क्या करता है, आरबीएम का डेप्रिसिएशन कैसा डिवाइड होता है, इक्वली होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है? हाउ डू यू चार्ज डेप्रिसिएशन अंडर आरबीएम? इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इनिशियल ईयर्स में ज्यादा, लेटर ईयर्स में कम। क्यों? क्योंकि रिपेयर कैसा ट्रेंड फॉलो करता है, इनिशियल ईयर में कम, लेटर ईयर्स में, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्पेंसेट। तो टोटल इंपैक्ट इज ऑलमोस्ट नल। सो एनालिसिस बिकम्स इजी। इज दैट क्लियर? So which method is more suitable under repair वाला खर्चा? तो आरबीएम। टैक्स अथॉरिटीज जो होता है, टैक्स डिपार्टमेंट, दे ओनली फॉलो आरबीएम, दे नेवर फॉलो एफआई। तो आप अपना कोई भी मेथड अप्लाई करो, अल्टीमेटली आपको टैक्स जब कैलकुलेट करने का आएगा आपके प्रॉफिट्स पे और भरोगे, तो टैक्स वाला बोलेगा चुपचाप आरबीएम चार्ज हो, उनका रेट भी फिक्स है, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो, सब एसेट का रेट दिया हुआ है, वही रेट से अप्लाई करेगा, वही अप्लाई करेगा, और वही वो लोग के हिसाब से कैलकुलेशन में आएगा। तो हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। टैक्स लेकिन उसके हिसाब से करना है। अभी समझो इसका रेट कैसे ढूंढना है। इसका रेट, एफआईएम का रेट बहुत सिंपल है, किसी ने बता भी दिया मुझे स्टार्टिंग में। एफआईएम का रेट क्या है यहाँ पे? 33.33% है। यस और नो? कैसे मिला आपको? 2000 अपॉन 6000 इंटू 100। ओरिजिनल कॉस्ट है, स्क्रैप निल है, सिंपल है। हर साल 33 अप्लाई करो, जीरो हो जाएगा। आरबीएम का रेट कैसे ढूंढना है? रेट कैसे ढूंढना है, सॉरी, इसका एक फॉर्मूला है, 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट इंटू। ये आपको अप्लाई नहीं करना है, लॉग एंटी लॉग लेके काम होता है इसका, बट ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बता। इसमें n स्टैंड्स फॉर द लाइफ, सो 1 माइनस n इज द नंबर ऑफ इयर्स, 3 क्यूब रूट। स्क्रैप यहां पे हमने 0 लिया हुआ, बट इफ आई पुट 0 ओवर हियर एवरीथिंग विल बिकम 0। सो कैलकुलेशन लाने के लिए हम लोग उसको 1 रुपया पकड़ सकते हैं, स्क्रैप को 1 रुपी। कॉस्ट इज 6000 इंटू 100, लॉग एंटी लॉग करके होगा आपका। तो इससे जो आंसर आएगा आपको, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली डबल द रेट ऑफ एफआईएम। सो अगर एफआईएम किसी एसेट पे 33.33% लग रहा है, तो उस पर आरबीएम कितने टके से लगेगा? अप्रोक्स 65-66% से लगेगा। डबल द रेट, अप्रोक्सीमेटली डबल। एग्जैक्टली नहीं आएगा, एग्जैक्ट ढूंढने के लिए आपको ये पूरा सॉल्व करके ढूंढना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली इट विल बी डबल द रेट ऑफ एफआई। किसी पे एफआईएम अगर 5% है, 5%, तो आरबीएम रहेगा अप्रोक्स 10%। एफआईएम अगर 10% है तो आरबीएम होगा 20%। एफआईएम अगर 15% है, 15%, तो आरबीएम वही एसेट पे अप्लाई करना है तो अप्रोक्स 30% लगेगा। कितना लगेगा? 30%। सो इन अवर एग्जाम्पल दिस रेट वुड बी अराउंड 65 to 66%। अब कैलकुलेट कैसे करना है, ध्यान से देखना। एफआईएम में मैं क्या करता हूं, ये 6000 है, इस पे पहला साल 33.33% डेप्री। किस पे मारूंगा मैं डेप्री हर साल? ओरिजिनल कॉस्ट। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 6000 का 33% कितना होता है? 2000। तो कितना मिलेगा? 4। नेक्स्ट ईयर किस पे चार्ज करोगे एफआईएम? किस पे चार्ज करोगे? 33%। 6000 पे ही करोगे हर साल ओरिजिनल कॉस्ट, तो कितना हुआ? 2। थर्ड ईयर भी वापस किस पे चार्ज करोगे? 6000। तो ये हो गया 2, करेक्ट? ये नील हो गया। आरबीएम पे कैसे करना है? आरबीएम पे ऐसे नहीं करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करना है। देखना ध्यान से, सब में आप यही करने वाले हो।
What was my original cost? 6,000. This is FIM, this is RBM. Rate क्या मिला मेरे को? 65-66%. Let's assume 65%. So less 65% डेप्री किस पे लोगे आप? 66,000 पे. Calculate कितना आता है? 6,000 या 65%? 3,900. मेरे एग्जाम्पल में आई थिंक मैंने 3,000 लिया था अप्रोक्सीमेट. ये 3,900. तो ये कितना आता है आपका WDV? 2,100. ये भी अप्रोक्सी है. 2,100 लेस 65% डेप्री, लेकिन you will not take 65% of 6,000. 2,100 का 65%. That's why the name WDV method. RBM का दूसरा नाम, RBM का फुल फॉर्म क्या है? Reducing Balance Method. Reducing Balance Method का दूसरा नाम है WDV method, Written Down Value. इस मेथड में आप डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई नहीं करते. किस पे अप्लाई करते? रिटर्न डाउन वैल्यू. तभी वो कम होते जा रहे. करो 65% of 21. 1365. You get a WDV of 735. Less 65%. Now I take 65% 735. Suppose लिया तो खत्म ही नहीं होगा. फिर 400 का 65%, फिर 200, 100, 100 का 65%, 65, 35 का 65%, 18-20 रुपया, 10 रुपए का 65%, 6.5 रुपया, फिर 3.5 रुपए का 65, 10 पैसा भी बचेगा उसका भी 65%, 6.5 पैसे, फिर 3.5 पैसे बचेंगे उसका भी 65%. It is never going to end, or is it? Not possible, right? Not possible. Because if you are going to take depreciation on the return on value till infinity also, it is never going to become zero. Are you getting it? तो क्या infinity तक एसेट चलाते हो? एसेट की लाइफ कितनी थी? बस. तो जैसा तीसरा साल आए, ये तीसरा साल है ना, अब मेरे को पता है खत्म हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? नहीं, ये तीसरे साल में पूरा ही डेप्रिशिएट कर देना. तीसरे साल का डेप्रिसिएशन would be 700 and whatever the amount you get. Got it? So under RBM ऐसा नहीं है कि WDV है तो 100, 200, 500 साल तक घसीटते गए. जो आपका लास्ट ईयर आ गया ना लाइफ का, उस साल whatever is your WDV that will become your, खत्म कर देना. Suppose my WDV was 800 over here. I will charge full 800 as depreciation. Why? Because my life is 3 years. तो 100 बात की एक बात in a nutshell. What is your difference, major difference between FIM and RBM? The total depreciation under both the methods remain same. तो कोर जिस्ट क्या है उसका? FIM में वो टोटल डेप्रिसिएशन कैसे डिवाइड किया जाता है? इक्वल. बट RBM